नमस्ते स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर 10th क्लास के लिए जो चैप्टर पढ़ा था वो आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन यानी चैप्टर नंबर 14। उसके बारे में अपने राष्ट्रीय आय के बारे में, प्रति व्यक्ति आय, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है और किसने इसकी गणना शुरू की थी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जिसमें अपन ने 3 क्षेत्रों के बारे में समझा था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रारंभिक जो गतिविधियाँ होती है व्यक्तियों द्वारा, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल करते हैं। जो प्राथमिक और द्वितीय जो क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से क्या करते हैं, कच्चा माल लेते हैं और तैयार द्वितीय क्षेत्र के अंदर तैयार करते हैं। फिर हमने पढ़ा था तृतीय क्षेत्र, जिसको अपन सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो तृतीय क्षेत्र जो होता है उस दोनों ही क्षेत्रों के द्वारा, प्राथमिक और द्वितीय जो क्षेत्र है उसके लिए उपयोगी क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, क्योंकि परिवहन इसके अंतर्गत आता है। परिवहन की आवश्यकता दोनों ही क्षेत्रों में पड़ती है। इनके बारे में अपन ने उस दिन विस्तार से पढ़ा था। अब आज हम उसके बाद में हमने पढ़ा था आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है। अब आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं सतत विकास और धारणीय विकास, जो अपन बोल सकते हैं पोषणीय विकास क्या होता है। तो यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट है, सतत विकास और धारणीय विकास या पोषणीय विकास क्या होता है। अब आज हम बात करते हैं सतत विकास। तो एक ऐसा होता है कि भावी पीढ़ियों यानी भविष्य की को ध्यान में रखते हुए यदि हम वर्तमान संसाधनों का प्रयोग करें, यानी भविष्य का भी नुकसान ना हो, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वस्तुएं जो है वो सुरक्षित रहे और अपना भी उपयोग हो, अपना भी काम हो जाए, तो उसको अपन सतत विकास की श्रेणी में मानते हैं, धारणीय विकास। अब इसको देखते हैं, सतत विकास वह है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से समझौता किए बिना, इसका अर्थ ये हुआ कि भावी पीढ़ियों की क्षमता जो है उसको संतुष्ट करने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहना चाहिए और वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूरा करता हो, उसे अपन क्या कहते हैं, सतत विकास। ये वह आर्थिक विकास है जो प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना किया जाता है, यानी अपने प्राकृतिक संसाधन जो है उनको जैसे हैं वैसे सुरक्षित रखे और बिना नुकसान पहुंचाए आज वर्तमान का हमारा जो वर्तमान समय है उसमें विकास के कार्य कर सके और भविष्य का भी नुकसान ना हो। ये भी कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को बनाए रखते हुए जो आर्थिक विकास किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता यानी जैसे हैं वैसे ही बनाए रखते हुए, जैसे कि अपन बात करें कि वर्तमान समय में हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है फर्नीचर बनाने के लिए, कई सारे पेड़ों, तो हम क्या करते हैं वर्तमान समय में हम पेड़ों को काट लेते हैं। लेकिन अपने को क्या करना चाहिए कि अगर अपन पेड़ काटते हैं, एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले अपने को कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए, ताकि वो पेड़ भविष्य में वही अपने को अपने लिए उपयोगी साबित हो सके आने वाली पीढ़ियों के लिए। अब एक पेड़ लगाने से फर्नीचर की प्राप्ति तो होती है, साथ ही साथ हमें पर्यावरण शुद्धता, शुद्ध वायु, इन सभी चीज़ों की निरंतरता भी क्या है, बनी रहती है। अब हम पेड़ काटते जाएंगे और कोई पेड़ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, भविष्य में धीरे धीरे प्रदूषण फैलता जाएगा और प्रदूषण बढ़ता जाएगा, तो भविष्य के लिए भी घातक है और वर्तमान के लिए भी घातक है। तो उन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए जो विकास के कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सतत विकास। अब हम बात करेंगे समावेशी विकास की। ये विकास के अलग अलग रूप है। समावेशी विकास ये सुनिश्चित करता है, यानी ये साबित करता है कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए। समावेशी विकास नाम से पता चल रहा है, समावेशी यानी संपूर्ण समाज के लिए। अब जो भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्गों तक पहुंचना चाहिए, वो समावेशी विकास किसे, जैसे उनके साथ किसी भी प्रकार का लिंग, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव, गरीबी, शारीरिक असमर्थता के कारण आर्थिक विकास से के लाभों से वंचित न रह जाए। वो अब कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे वंचित रह जाते हैं, तो वो समावेशी विकास समाज के वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने पर बल देता है। ये एक व्यापक अवधारणा है, व्यापक अर्थ विस्तृत यानी बड़ी अवधारणा है, जो आय की समानता के साथ साथ अवसर की समानता तथा जीवन के सभी आयामों में समान मानवीय अधिकारों का समर्थन करती है। मानव विकास की अपन बात कर चुके हैं अपन, सतत विकास और समावेशी विकास। अब बात कर रहे हैं मानव विकास। मानव विकास की अवधारणा का अर्थ होता है, मानव विकास की जो विचारधारा है उसका प्रारंभ 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक की रचना के साथ ये चीज़ सामने आई। महबूब उल हक ये जो व्यक्ति था, इसके नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको अपन क्या बोलते हैं, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 3 व्यापक आयामों जैसे ज्ञान, स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य का अर्थ जीवन प्रत्याशा, यानी व्यक्ति जब जितना स्वस्थ रहेगा उसकी आयु उतनी लंबी होगी, और जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय से हम जीवन स्तर का आकलन करते हैं, को शामिल करते हैं। किसके अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में 3 आयामों के आधार पर ही इनका आकलन किया जाता है। एक व्यक्ति के मानव के विकास की अपन बात कर रहे हैं,
तो मानव विकास इन 3 चीज़ों के ऊपर ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर तीनों से मिलकर के इसका पता लगाया जा सकता है। विकास के स्तर को मापने के लिए एक सूचकांक तैयार किया गया। ये सूचकांक इसलिए तैयार किया गया कि विकास के परिणामों का मूल्यांकन करने की अंतिम कसौटी क्या होता है। अब अपन विकास की बात कर रहे हैं, विकास के परिणाम यानी कितना विकास हुआ, इसका मूल्यांकन करने की अंतिम कसौटी मनुष्य के लिए विकल्पों का विस्तार होना चाहिए। अब इससे हमारा अभिप्राय ये है कि विकास परिणामों का मूल्यांकन, हम किसी चीज़, अभी अपन बात करते हैं, हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद में हमारा जो विकास जो है, हमारी जो सफलता का पता कब लगता है, जब हमारा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर भी अपन बात वही कर रहे हैं कि परिणामों का मूल्यांकन करने की अंतिम कसौटी जो है मनुष्य के लिए विकल्पों का विस्तार होना चाहिए। विकल्प व्यक्ति को विकास तो हो जाए, लेकिन ये नहीं कि यहाँ जाकर हमारा विकास अवरुद्ध हो जाए, ऐसा नहीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाए उसके लिए रास्ते खुलते रहने चाहिए। इस प्रक्रिया में आर्थिक वृद्धि एक साधन है। अब आर्थिक वृद्धि यानी अपने को इस चीज़ों के लिए धन की आवश्यकता होता है। आर्थिक वृद्धि एक साधन है, साध्य नहीं। यानी केवल धन होना मात्र से हम इन चीज़ों की प्राप्ति नहीं कर सकते। साध्य का अर्थ क्या होता है, साधन और साध्य में क्या अंतर है, इसमें कहा है ना इसने कि आर्थिक वृद्धि एक साधन है, यानी अपन बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने, विकास की ओर बढ़ने के लिए हमारे पास एक साधन है आर्थिक वृद्धि। साध्य नहीं, ये नहीं कि हम उसे हर चीज़ ही प्राप्त कर लेंगे बैठे बैठे, वो संभव नहीं है। इस सूचकांक ने विकास के मुद्दे को अर्थ केंद्रित से, पहले अर्थ केंद्रित से मनुष्य केंद्रित बना दिया। इस सूचकांक ने मानव विकास के मुद्दे को अर्थ केंद्रित होता था, जिसको मनुष्य केंद्रित यानी मनुष्य के ऊपर पूर्ण रूप से केंद्रित कर दिया इसको। ये राष्ट्रों के कल्याण और विकास के स्तर को मापने और विभिन्न राष्ट्रों के बीच तुलना करने हेतु एक प्रभावी सूचकांक माना जाता है आज वर्तमान में। अब हम सबसे पहले बात करेंगे भारत में नियोजन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नियोजन होता क्या है, नियोजन किसे कहते हैं। नियोजन जो होता है, किसी भी कार्य को करने से पहले, हम कोई भी कार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस कार्य को करने से पहले हम जो तैयारी करते हैं, जो उस कार्य को कैसे करना है, कब करना है, कब प्रारंभ करना है, कब समाप्त करना है, वो सारी रूपरेखा हम तैयार करते हैं। तो इस रूपरेखा को हम नियोजन कहते हैं, यानी एक व्यवस्थित तरीके से उस कार्य को प्रारंभ करना। हम समय, धन आदि संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहते हैं कि अधिकतम कार्यों को उन संसाधनों के उपयोग द्वारा, जो संसाधन अपने पास उपलब्ध है, उनके द्वारा सही ढंग से संपन्न किया जा सके। किसी भी घरेलू कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए सर्वप्रथम उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। रूपरेखा का कैसे अपने को कार्य करना है, ये थोड़ी अपन काम स्टार्ट करने के बाद सोचे कि यार अब कैसे करना है। हम पहले से डिसाइड करने के अपने को आज स्टार्ट करना है और अपने को ये कार्य ऐसे ऐसे करना है, तो वो सारी रूपरेखा पहले से डिसाइड करनी होती है। उसके पश्चात व्यक्ति या परिवार अपने संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग में लेने का प्रयत्न करता है कि वो श्रेष्ठ ढंग से जी सके। यानी जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, ये नहीं हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उनका तो हम उपयोग नहीं कर रहे और बाहर से ला के हम काम करते जा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं। जो हमारे पास उपलब्ध है उन चीज़ों का श्रेष्ठतम यानी अधिक अच्छे से उपयोग कैसे किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर हम दूसरे स्थान से उन संसाधनों को और ग्रहण कर सके। तो पहले तो अपने पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, व्यक्ति या परिवार की भांति ही राष्ट्र भी अपने संसाधनों का, अब जैसे व्यक्ति अपने घर में जो सामग्री होती है उसी का हम प्रयोग, ये तो नहीं, इसके एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं कि जैसे परिवार में अपने को डेली यूजेज में जैसे चीनी होती है, जिसको अपन शक्कर बोलते हैं, तो चीनी क्या है अपने घर में पड़ी हुई है। हमने क्या है 10 किलो चीनी ला रखी है। अब 10 किलो चीनी जो ला रखी है उसको तो हमने व्यवस्थित रखी है, घर के अंदर रखी है, और अपने को जैसे ही अपने को आवश्यकता पड़ी चीनी की, जैसे चाय बनानी है, तो उस 10 किलो में से नहीं लाकर हम फिर से दोबारा नई चीनी ला रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने पास जो पहले से उपलब्ध है कम से कम उसको ख़त्म तो करें, उसका व्यवस्थित। और अगर लास्ट में अपने को आवश्यकता पड़े कि 10 किलो भी ख़त्म हो गई तो हमें दूसरे स्थान से अपने को उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये नहीं कि अपन पहले से क्या करें, उस जो पड़ा है उसको तो यूज नहीं लेते और बाहर से मंगा के काम में लेते जा रहे हैं। तो घर में जो चीज़ पड़ी हुई है, जिस प्रकार से हमारा घर होता है उसी प्रकार से हमारे देश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अधिकतम पहले देश में किया जाए और उसके बाद आवश्यकता पड़े तो हमें बाहर की सोचनी चाहिए। व्यक्ति या परिवार की भांति ही एक राष्ट्र भी अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके अनेक लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है। नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। नियोजन के कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अब इसमें कहा है कि जिसमें उपलब्ध, नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता क्रम का अर्थ होता है व्यवस्थित रूप से हम उनका प्रयोग करते हैं, जिनकी आवश्यकता उनको प्रयोग में लेते जाएं। निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलतम आवंटन और उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यानी हमारे पास जो उपलब्ध है उन्हीं को हम व्यवस्थित तरीके से प्रयोग में लेकर के उन्हें प्राप्त
जो अपने को उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का, किसको प्राप्त करने का, जो चीज़ हम तैयार करना चाहते हैं, जो हमारे लक्ष्य है। नियोजन के कुछ महत्वपूर्ण घटक बताए होते हैं। प्रथम, इसमें प्राथमिकता क्रम में निर्धारित सुपरिभाषित लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। अब लक्ष्य उद्देश्य सीधी सी बात है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो अपने को पहले से पता तो है ना कि अपने को ये कार्य करना है। ये नहीं कि हमने काम स्टार्ट कर दिया और हम फिर बाद में सोचे कि अब करना क्या है, अपने को बनाना क्या है। अपने को, हम कोई मकान बनाते हैं तो उसके लिए हम पहले से क्या करते हैं, सारा मटेरियल देखते हैं, ये मटेरियल यहाँ से आएगा, इस इतने मटेरियल की आवश्यकता होगी, वो सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करें कि नक्शा तैयार करवाते हैं कि हम अपने को इस दीवार को ऐसे चुनना है, अपने को यहाँ पर रूम देना है, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर किचन देना है, यहाँ पर बैठक देनी, तो वो सारा प्लान पहले से तैयार होता है। ये प्लान जो होता है इसी को अपन नियोजन की श्रेणी में मानते हैं। तो पहले जो है लक्ष्य और उद्देश्य होने चाहिए। दूसरे स्थान पर उपलब्ध संसाधनों का अनुमान। अभी अपने पास हम कोई आवास का निर्माण करने तो अपने पास कोई पहले से अगर अपने पास कोई सामग्री जैसे बजरी पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं, ईंटें पड़ी हुई है, हम उनका वो भी तो देखेंगे भाई अपने को इतनी चीज़ें तो अपने को लाने की आवश्यकता नहीं, तो पहले तो हम उनका यूज़ करेंगे, उसके बाद में हम नई चीज़ें परचेज करेंगे। तो द्वितीय, उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाया जाता है। तीसरे स्थान पर अपन अनुमान लगाकर उन संसाधनों का विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुकूलतम आवंटन तथा उपयोग किया जाता है। यद्यपि आर्थिक नियोजन की अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान ही आर्थिक नियोजन है। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय प्राधिकार यानी आर्थिक नियोजन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में निर्णय कौन लेता है, केंद्रीय प्राधिकार यानी केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं। अर्थव्यवस्था की गति, दिशा, प्रबंधन और निर्धारण केंद्रीय प्राधिकार के द्वारा ही तय होते हैं। तो ये अपन बात कर रहे हैं नियोजन की। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो नोट्स आपके पास सेंड करा था उसके अंतर्गत आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ये तो अपन ने चैप्टर 14 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चैप्टर 14 का सेकंड पार्ट जो आपको नोट्स भेजे गए थे उसी को अपन ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ये चैप्टर 14 उसी से आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। नियोजन संसाधनों का उपयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की तकनीक है। समझ में आया कि नियोजन क्या है? संसाधनों का उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की एक तकनीक है। इस तकनीक का उपयोग एक राष्ट्र अनेक क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकता है, जैसे परिवार नियोजन और वित्तीय नियोजन। परिवार नियोजन है परिवार को व्यवस्थित रखना, और वित्तीय यानी धन से संबंधित नियोजन। जब नियोजन की तकनीक का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास या वांछित आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है तो वह आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो आर्थिक नियोजन से हमारा अभिप्राय क्या है? जब नियोजन की तकनीक का उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास या उसके कुछ आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाए तो आर्थिक नियोजन कहलाता है। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन की तकनीक सर्वप्रथम सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई। सोवियत संघ किसको कहा जाता है? रूस को। सोवियत संघ ने 1928 ईस्वी में केंद्रीय नियोजन की घोषणा की तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्ग अपनाया तथा इसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना अपने आप में क्रांति सिद्ध हुई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत भी तीव्र आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन के मॉडल को अपनाने वाले राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ है। अब इसमें अपन ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन की तकनीक सबसे पहले सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई थी और उसने 1928 ईस्वी में केंद्रीय नियोजन संपूर्ण रूस के लिए नियोजन की घोषणा की थी तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्ग अपनाया और इसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना अपने आप में क्रांति सिद्ध हुई। इसके माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम 5 वर्षों के लिए हम क्या करते हैं, पहले से प्लानिंग। अपने भारत में भी तो पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई थी जब देश आज़ाद हुआ था, तब से लेकर के अभी 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चला था। इसी के बारे में हम नीचे भी देखेंगे कि अपने भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उनका क्या प्रभाव रहा, किस प्रकार अपने देश ने उसके आधार पर ग्रोथ की। तो उसी प्रकार रूस में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्रांति सिद्ध हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात भारत भी तीव्र आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन के मॉडल को अपनाने वाले राष्ट्रों की सूची में। तो इसने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद तीव्र आर्थिक विकास यानी तेज़ गति से अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित कर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन के मॉडल को उसने अपनाने वाले राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया भारत भी। यानी भारत ने भी वही मॉडल अपनाया। आर्थिक नियोजन के विचार ने भारतीय विद्वानों तथा बुद्धिजीवियों को अत्यधिक प्रभावित किया और 1930 से लेकर 1940 ईस्वी के दशक में भारत के विभिन्न विद्वानों ने नियोजन हेतु अनेक प्रस्ताव रखे। इनके द्वारा विकास का मार्ग अपनाने का समर्थन किया गया।
भारतीय आर्थिक नियोजन के इतिहास में प्रथम प्रयास कब किया गया? 1934 ईस्वी में सर एम विश्वेश्वरैया नामक जो व्यक्ति थे उनके द्वारा इसका प्रयास किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। में इन्होंने यही चीज़ें बताई थी कि नियोजन किस प्रकार किया जाता है, नियोजन के क्या तरीके होते हैं, नियोजन से संबंधित सारी चीज़ें इसके अंतर्गत इन्होंने लिखी है। भारत में नियोजित विकास के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था इन्होंने। भारत स्वतंत्रता के पश्चात जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके पश्चात योजनाओं के निर्माण हेतु भारत सरकार ने एक संकल्पकार एक विचारधारा बनाई, संकल्प किया और मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना उन्होंने की थी। योजना आयोग की स्थापना कब की? 1950 में की गई थी। और किस लिए की गई? देश को तीव्र आर्थिक विकास के लिए। तो इसका जो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि सर एम विश्वेश्वरैया ने इसका सुझाव दिया। सुझाव देने के बाद में भारत ने 1950 में एक योजना आयोग बनाया और इस योजना आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई कि संपूर्ण भारत के लिए वो योजनाएं बनाने का कार्य करेगा। संपूर्ण भारत में किस प्रकार योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इनका मुख्य कार्य क्या था? देश के संसाधनों का पहले तो आकलन करना कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों से हम किस प्रकार कार्य कर सकें और उन्हें बढ़ाना, संसाधनों को प्रभावी और संतुलित की बात अपन जो कर रहे हैं, उपयोग के लिए योजनाएं बनाना, योजनाओं में विभिन्न उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण कर संसाधन आवंटन का प्रस्ताव रखना भी इस योजना आयोग का महत्वपूर्ण कार्य था। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई? जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में तीव्र आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसमें 1950 में योजना आयोग बनाया गया, जिसको अधिकारी पहले तो देश में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करेंगे और उसके बाद में योजनाएं बनाने का काम करेंगे। योजना आयोग एक संवैधानिक का अर्थ होता है संविधान के अनुसार बनाई हुई एक निकाय थी। एक अर्थ ये नहीं बिना संविधानेतर निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख है। तथा सलाहकारी संस्था थी। किसको सलाह देनी थी? सरकार को। अगस्त 1952 में भारत सरकार ने एक संकल्प के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद, 1950 में योजना आयोग की स्थापना और 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना उनके द्वारा की गई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये ध्येय था, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल करना। अब इस विकास परिषद जो है उसकी स्थापना करने के पीछे ये था कि पहले तो क्या है, केंद्र द्वारा बनाई हुई एक संस्था थी योजना आयोग। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसका सदस्य बनाया गया और सदस्य बना करके इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कि एक व्यवस्थित तरीके से अपने को ये पता लग सके कि कौन से क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनके बारे में, शासित प्रदेशों को योजना निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। नियोजन की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती है? जो योजना आयोग जो योजनाएं बनाने का काम करता है उसकी योजनाओं को ये चेक करती है, पहले उनका अनुमोदन, उनको पारित करने का काम कौन करती है? राष्ट्रीय विकास परिषद। तथा समय समय पर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है कि इस योजना जो अपन ने चलाई है ये योजना कितनी प्रगति पर है, कितना कार्य हुआ, इन सभी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक अथवा उपराज्यपाल भी इनके सदस्य होते हैं। अब उपराज्यपाल इसलिए दिया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में मुखिया कौन होता है? उपराज्यपाल। बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जहाँ पर विधानसभा वाला सिस्टम जो है नहीं होता है, तो उन क्षेत्रों में उपराज्यपाल जो होते हैं वहाँ के मुखिया, तो इसमें मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल जो है उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये भी एक संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है जो सरकार को सलाह देने का कार्य। योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद की व्यापक मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य। अब इसने कहा है कि योजना आयोग जो है किसके मार्गदर्शन से? राष्ट्रीय विकास परिषद के व्यापक विस्तारित मार्गदर्शन के आधार पर ही कार्य करता है। अब हम बात करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। हमने किस प्रकार से आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को पूरा किया? तो भारत ने क्या किया? भारत में नियोजन को देश के रूपांतरण के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता से पहले भारत के भविष्य के संबंध में देखे गए सपनों को साकार करने के लिए
कौन सा मार्ग अपनाया? नियोजन का मार्ग अपनाया। आगे देखते हैं। पर प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अनेक महत्वाकांक्षी उद्देश्यों लक्ष्यों का निर्धारण करके उन्हें प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किया गया। सार रूप में भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य थे। नियोजन को अपनाने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य: आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, गरीबी की समस्या का समाधान करना, आय की असमानता, आय यानी अपने जो गरीबी अमीरी वाला जो भेदभाव है, व्यक्तियों की इनकम में जो असमानता है उस असमानता को कम करना, गरीबी तथा आय की असमानता को समाप्त करके सामाजिक न्याय की स्थापना करना। तो चौथा कारण है उपलब्ध मानवीय पूंजी, जो अपने पास जो मानव पूंजी है, मानवीय पूंजी का जो मानव का कुशलतम उपयोग करना। कुशलतम उपयोग, मानवीय पूंजी कौन सी होती है? मानव अपने आप में एक पूंजी होता है, यानी मानव जो कार्य करता है कुशलतम, यानी एक व्यक्ति को कोई कार्य जानता है तो उसको उसी जगह कार्य करवा करके हम उसका कुशलतम उपयोग कर सकते हैं तथा रोजगार के अवसरों का और बढ़ा करके सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लेकिन मुख्यतः खाद्यान्न और औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। यानी कच्चा माल होगा तभी तो हमारे उद्योग संचालित होंगे, तो उनके लिए कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में और कच्चे माल के रूप में आत्मनिर्भर होना। परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिक, परंपरागत यानी जो परंपरा से चली आ रही है अपनी अर्थव्यवस्था है उसका आधुनिकीकरण है, वर्तमान समय के अनुसार उसको परिवर्तित करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को प्राप्त करना। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना। आर्थिक स्थिरता जो हमारी आर्थिक इनकम में, आय में जो असमानता है उस असमानता को स्थिर करना, क्योंकि आर्थिक स्थिरता के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। ग्रामीण विकास, सामाजिक सामुदायिक सेवाओं का विस्तार, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, क्षेत्रीय असमानताओं की समाप्ति, ये 10 ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो भारतीय आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य है। इनका मुख्य उद्देश्य यही था, ये 10 जो पॉइंट है इनके अंतर्गत। अब आज हम बात कर रहे हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की। तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अपन देखते हैं। आप सबसे पहली पंचवर्षीय योजना यहाँ से देखो ध्यान से, इनके वर्ष याद करना है। इनका कंटिन्यू वर्ष है, बीच बीच में जो गैप है उस गैप को समझना है कि गैप क्यों आया था। तो उस चीज़ को मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से आपको इस चीज़ को समझना है। पहली पंचवर्षीय योजना आयोग बनाया गया 1950 में, और उसके बाद में पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल, हमेशा जो वित्त वर्ष, अभी अपने एग्जाम में भी आया था कि वित्त वर्ष कब होता है, तो वित्त वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च ये वित्त वर्ष होता है, और इस वित्त वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है। अब इसमें हम तो वित्त वर्ष की बात करें 1 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर अपन पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनाई। तो 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होती है और 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। ये इसके अंतर्गत देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना जैसे वो समाप्त होती है 31 मार्च को, उसके बाद 1 अप्रैल 1956 को प्रारंभ हुई और 31 मार्च 1961 तक ये चली। इसमें फिर नए नए लक्ष्य रखे गए और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास इसमें किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना जैसे ही वो समाप्त होती है 31 मार्च को, उसी साल 1 अप्रैल 1961 से नई पंचवर्षीय योजना, और ये 31 मार्च 1966 तक, यानी 3 पंचवर्षीय योजना तो कंटिन्यू 5-5 वर्ष के अंतराल पर कंटिन्यू चल रही है। अब अपन बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो अपन तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त कब हुई? 1966 में, लेकिन उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1969, यानी 3 साल का जो गैप है, इस 3 साल के गैप में क्या हुआ था उस दौरान अपन बात की जाए तो 1965 जो था उसके दौरान चीन से हमारा युद्ध हुआ था 1965 में, 62 में जो हमारा युद्ध हुआ था चीन से। उस दौरान हम इस योजनाओं को सही सफल ढंग से नेक्स्ट योजना के लिए प्लान तैयार नहीं कर पाए, और इस कारण से इन्होंने क्या किया, 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, 3 वर्षों के लिए एक वर्षीय योजना लागू कर दी इन्होंने। इस आपदा के कारण, क्योंकि युद्ध की स्थिति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी छिन्न भिन्न हो गई थी, तो उस अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के कारण और नेक्स्ट योजना को बनाने में हमें 3 वर्ष लग गए। इसके दौरान 3 वर्ष का जो गैप आया उस दौरान उन्होंने क्या किया, एक वर्ष के लिए योजना बनाई। इसको हम विस्तारित रूप में पढ़ेंगे जब योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 69 में स्टार्ट हुई और 74 तक चली। फिर उसके बाद में 5वीं 74 से लेकर 79 तक चली।
फिर छठी 80 से 85, सातवीं 85 से 90, फिर इसके बाद में 7वीं के बाद में फिर से गैप आया है 2 वर्ष का। तो यहाँ पर भी जो गैप आया उस गैप का रीज़न जानेंगे अपन, क्यों ये गैप आया। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से स्टार्ट हुई 97, 9वीं 97 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में लागू की गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी, और 2013 में कौन सी सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की। तो ये योजना ऑलरेडी लागू हो चुकी थी, तो इसको लागू रखते हुए 31 मार्च 2017 तक ये लास्ट पंचवर्षीय योजना, और योजना आयोग को कब समाप्त किया गया, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ये वर्तमान सरकार द्वारा इस योजना आयोग की इसकी आवश्यकता अपनी कम हो गई थी, इसकी आवश्यकता अपने को नहीं रही। यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं हम चला रहे थे, जो हमारा लक्ष्य उद्देश्य थे वो लगभग पूर्ण हो चुके थे, इसलिए हमने इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया। और योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या बनाया, नीति आयोग। अब आपको करना क्या है, ये नोट्स आपके पास है, आपको अभी जो समझाया है इसको ध्यान से समझना है, और ये जो 12 पंचवर्षीय योजना है इनको एक बार पढ़ने का प्रयास करना है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट में जो अपना नोट्स आएंगे उसके अंतर्गत आपको इन योजनाओं के बारे में विस्तारित रूप से और समझाएंगे। हो सकता है कोशिश करेंगे इन योजनाओं का एक वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचाया जाए, तो इसको आपको ध्यान से पहले पढ़ना है, फिर आपको वीडियो देखना है, फिर आपको नोट्स बनाने हैं इसके। ओके, थैंक यू, नमस्कार।